हाँ, क्या औरतों की तरह गप्पे मारता है? अरे पढ़ाई किया करो बेटा, टाइम अपने पास कम है। अपना टारगेट ये मत सोचो कि आराम 11th ही तो है। जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना तो एम डिसाइड करो। तुम अगर 11th में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल देख लेंगे। अगले साल देखने वाले बच्चे हमारे पास हमेशा आते हैं, हर साल 12th के बच्चे, कि सर 11th तो हमारा ऐसे निकल गया, इस बार क्या हो सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं क्या? बात समझ में आ गई मेरा कहने का मतलब क्या है? ये 11th ही तो है, 12th में देख लेंगे। ये अगर फीलिंग आएगी तो ले बैठोगे बेटा। 11th के साथ तुम्हारा 11th का होगा, तब जाके तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि वास्तव में 11th के साथ कुछ पढ़ा है। 12th के साथ, क्योंकि 12th के साथ अगर 11th की टेंशन लोगे तो फिर 12th की कब लोगे? बात समझ में आ रही है क्या? 11th के साथ जब 11th का सेशन कंप्लीट होता है तब ये होना चाहिए कि वास्तव में मैंने कुछ पढ़ा है, सब कुछ आता मुझे। हालांकि कुछ परसेंट गलतियां होती है, लेकिन इंटरनली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आता है जो मेरे सिलेबस का है। फिर 12th के साथ है, 11th का भी एक बार रिवाइज हो जाता है और 12th का तो होता ही होता है। तो 12th के साथ 11th और 12th दोनों की टेंशन ले लोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतना 11th का, इतना 12th का। और 12th के साथ फिर कम से कम 11th का टिप्स भी होता है, तब तुम पेज पलट सकते हो जब कोई रिवीजन टेस्ट वगैरह जो भी होगा बेटा। बट ये मत सोचो कि मेरा 11th है, अब क्या करूँ मैं, अगले साल देखेंगे। टारगेट लेके चलो कि मेरे पास ज़िंदगी के 2 ईयर है, 2 ईयर्स मेरे पास है, 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मुझे 24 मंथ्स में मुझे अचीव करना है, बस बात खत्म। एक एम डिसाइड करो कि मेरी ज़िंदगी के 24 मंथ्स है, उसके बाद नहीं आएंगे। और कुछ बच्चे भी तो बहुत बेटर तरीके से इस बात को जानते भी हैं, जानते नहीं जानते अनुराग, समझते हो ना? कुछ बच्चे ऐसे हमारे जो पुराने बच्चे हमसे बड़े हुए हैं, इतने सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको मौका नहीं दे रहे कि 12th के साथ हो गए तो हो गए, वरना नहीं हुए तो अब मौका नहीं देना, जो मिल गया वही ज्वाइन कर लो। और ऐसा नहीं कि वो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, बाई लक कुछ हो गया जो भी है बेटा, उनकी गलती तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर उनको एक मौका दे अगर पेरेंट्स, और टॉप रैंक दे वो, सच है। मैं तो उन बच्चों को भी कह रहा था बेटा, तुम लकी हो कि तुम्हें किस्मत और घर वाले मौका दे रहे हैं कुछ करने का, ठीक है ना? उसका फायदा उठाओ बेटा दोनों हाथों से। उनमें भी कुछ मंथ गुजर गए, बिल्कुल बेटा कुछ मंथ गुजर गए, मैंने इनिशियल फेस आपका बताया स्टार्टिंग टाइम से, उसमें कुछ मंथ जा चुके हैं। ये सोच के करेंगे 12th में देख लेंगे, तो 12th में तो इतना तुम टॉर्चर हो जाओगे, ये वो और में कई सारे लफड़े हैं। तो 11th के साथ 11th का करते चलो बेटा, कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैंने कुछ पढ़ा है, बस मेरा पेंडिंग नहीं है। ये तुम्हारे अगर 11th के साथ ऐसे अगर करना होता तो तुम्हारा 11th के साथ ही तुम्हारे टेस्ट वगैरह क्यों लगाए जाते हैं? और तुमने देखा होगा 11th के साथ बच्चे को नीट हो जेईई का पेपर थोड़ी देना है, लेकिन वैसे ही तुम्हारे टेस्ट लगाए जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया जाता है। क्यों? ऐसा थोड़ी कि 11th के बच्चे खाली सिलेबस करा दो, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, ऐसे लाइटली लेके सेशन पूरा कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उनकी तरह ही तुम्हें क्वेश्चन बैंक सोल्व कराना, टेस्ट लगाना, ये सब माथापच्ची क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा 11th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th है। बात समझ में आ रही है क्या? नीट हो जाएगी सिलेबस में 50% पार्ट 11th का ही है, 50% पार्ट है 12th का, ठीक है? तो वो 50% ऐसे कर लो, आज तक मजा आ जाए, मैंने पढ़ा कुछ, और अगले साल फिर 12th का पढ़ोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बच्चे कुछ अलग होते हैं, जैसे ये बच्चे अपने प्रिंस और छवि है, 10th के बच्चे हैं, छोटे छोटे ये, लेकिन जब इनकी सिस्टर ने, इनके पापा ने मुझे बताया कि वो बच्चे ऐसे हैं, 9th तक ही वो काफ़ी कुछ आगे का पढ़ चुके हैं, बोले सर क्या कराएं? मैंने कहा ये ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ से गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, और कुछ की लगन होती है, पैसन होता है। ऐसे बच्चे जो देखते हैं ना, 10 साल की उम्र में 10th पास कर ली, 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया, 20 ईयर की एज में IAS IPS बन गए, या खुद की कंपनी स्टेबलाइज कर ली, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ही होते हैं। मैंने कहा अगर ऐसे बच्चों को 10th के साथ 10th का कराओगे, 11th के साथ 11th का कराओगे, 12th के साथ 12th का कराओगे, तो फिर बाकी दुनिया से उनमें अलग क्या है? बात समझ में आई क्या? ऊपर वाले ने अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो उनको दुनिया से 2 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। बोले सर कैसे करें? उन बच्चों को 10th के साथ 11th का कराएंगे, 11th के साथ उनको टारगेट बैच में बिठाऊंगा, 11th के साथ उनको टारगेट बैच में बिठाऊंगा, और 12th के साथ फिर से टारगेट बैच में बिठाऊंगा। तो जब तक 11th का बच्चा 11th का 12th के साथ 12th का एक एक बार पढ़ेगा, 50% 11th 50% 12th में, तब तक तो वो पूरा सिलेबस 3 बार पढ़ चुके होंगे। बात समझ में आ रही है क्या?
और टॉप रैंक वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, प्री अलर्ट। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये करवाए, उस बच्चे में कैपेसिटी होनी चाहिए। मेरे कजिन्स मेरे घर में, मेरे अंकल वगैरह के बच्चे कई हैं, उनको मैंने एक कोई साइंस नहीं दिलाई है। एक बच्चा हुआ उसको मैंने साइंस दिलाई है, फैसल, उसको उसमें लगता है कर लेगा वो, बाकी सब कचरा था। ऐसा भी नहीं हर किसी को टॉर्चर करो, जितना बच्चे में पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों के घर वालों ने सोचा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब तुम में पोटेंशियल है। बस ये जो ज़िंदगी के मेरे पास ये 2-4 साल मुझे मिले हैं ज़िंदगी के, 4 तो आगे की बात है, 2 साल तो सबसे मोस्ट क्रूशियल टाइम है अपनी ज़िंदगी का बेटा, 11th और 12th। ठीक है, ये अगर वेस्ट हो गया तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और ये अपन को करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस साल ऐसी जी जान लगा दो कि 12th के साथ जब हम पढ़ें तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपना भी चेंज हो जाएगी, कि तुम्हारा बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ बेटा। ऐसा नहीं कि आपस में साथ वाले बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर 5-10 मिनट का ब्रेक मिला, 10 मिनट आपने बातों में ही निकाल दिए, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट ख़राब कर लिए। इससे अच्छा मान लो कुछ कॉपी में आपने रिवाइज किया होता है, आसपास वालों से डिस्कस किया होता है। बस ये 1-1 मिनट अगर अपन कैरियर में अगर इन्वॉल्व कर लेंगे, 1-1 सेकेंड, तो ये ध्यान रखना 1-1 सेकेंड हमें सक्सेस और अनसक्सेस की तरफ लेके जाएगा। बात समझ में आई क्या? और ये जो पॉइंट्स होते हैं बेटा ज़िंदगी के, आज के आपको पता नहीं है कि आप मान लो कहाँ जाओगे, क्या होगे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद आपको बहुत फील होगा कि यार मैं कहाँ हूँ, मेरा खुद का स्टैंड क्या है। आज हमें लोग ये पूछते हैं, मतलब अपने बारे में नहीं पूछते, अपने बारे में फिर भी लाइटली पूछते हैं कि बेटा कौन सी पढ़ते हो। और पेरेंट्स क्या करते हैं, 5 साल 10 साल बाद तुम कुछ भी कह दोगे तुम्हें पूछेंगे, उनकी छोड़ो तुम क्या करते हो। बात समझ में आई क्या? हमारे चलो ठीक है, घर वाले फैमिली मेम्बर जो भी है उन पर हमेशा प्राउड फील करो। ऐसा नहीं कि वो कुछ मान लो, वो कुछ मान लो, कोई बड़े ऑफिसर नहीं है तो हम भी क्यों बने, वो जैसे भी है प्राउड करो उन पे। मेरे खुद के फादर क्या करते हैं, ड्राइविंग करते थे पहले, जब मैं नहीं कमाता था, बस जब मैंने कमाना स्टार्ट किया मैंने उनको छुड़वा दिया काम। अब आप अपनी ज़िंदगी जियो, घर पे आराम करो, रेस्ट करो, फार्मिंग करो, जो भी है ज़िंदगी जियो। बहुत साल कर लिया, तो घर वाले ने जो बन चुके हैं उन पर प्राउड फील करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऑटो रिक्शा ही क्यों ना चलाते हो, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन अपना स्टैंड क्या होना चाहिए, 10 साल बाद दुनिया हमें पूछेगी तुम क्या हो। बात समझ में आई क्या? फैमिली मेम्बर चाहे किसी पोस्ट पे हो या ज़्यादा दिन काम नहीं आता, फैमिली मेम्बर का टैग हम 2-5 साल यूज़ कर सकते हैं। अरे अभिषेक बच्चन नाम सुना है क्या? अभिषेक बच्चन के फादर को पूरी दुनिया जानती है, तो नहीं, वो दूसरा अभिषेक बच्चन। लेकिन अभिषेक बच्चन को खुद को आधे लोग भी नहीं जानते। बात समझ में आ रही है क्या? शाहरुख खान के फादर को पूरी दुनिया के 5-10% लोग जानते होंगे, लेकिन शाहरुख खान को पूरी दुनिया जानती है। ये 2 मैंने छोटे से एग्जाम्पल आपको दिए। बात समझ रही हो क्या? वही बात है, तुम्हारे फादर कितने पॉपुलर है, मदर कितनी पॉपुलर, डजेंट मैटर, तुम क्या हो। तुम में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि लोग तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचाने। नो डाउट पेरेंट्स के नाम से हमें जानते हैं, प्राउड फील होता ही है, वो बात अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है? ठीक है, ऊपर वाले ने हमें, उनको जो बनना है वो बन चुके हैं, हमें क्या बनना है वो हम डिसाइड करेंगे। बात समझ में आई क्या? बिल गेट्स ने क्या कहा है कि तुम अगर गरीब घर में पैदा होते हो तुम्हारी गलती नहीं है, लक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके घर पैदा हो, सबका अपना अपना लक है। तुम अगर गरीब पैदा होते हो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब मरते हो ये तुम्हारी गलती है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि तुम अगर मरते टाइम भी तुम गरीब ही हो, इसका मतलब तुमने किया क्या जिंदगी में। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस एक बात में बहुत सार है, चेक स्टेटमेंट में बहुत बड़ा मीनिंग है कि तुम्हें ऊपर मतलब ज़िंदगी में तुम्हारी एंट्री हो चाहे कैसे भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन ज़्यादा टाइम तुम्हारी एंट्री शानदार होना चाहिए, ऐसा कि वास्तव में मैं कुछ करके जा रहा हूँ दुनिया में, अपने नाम के साथ, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, मेरे देश के लिए। देश के लिए चलो ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे बात आ जाती है, देश के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली और समाज के लिए कर लेंगे, सोसाइटी के लिए, और इनडायरेक्टली देश के लिए अपने आप है वो। ठीक है, सचिन कोई खेले थे, सचिन ने करियर ये सोच के स्टार्ट किया कि मैं देश के लिए इतनी सेंचुरी बनाऊंगा, सारे रिकॉर्ड खुद के नाम है, लेकिन फैमिली और कंट्री का नाम अपने आप हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब्दुल कलाम ने मिसाइल ये सोच के स्टार्ट की कि देश को ऐसी मिसाइल दूंगा, ठीक है, दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा इन्वेंशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद के नाम है, फैमिली का देश का नाम अपने आप हो गया। बात समझ में आई? अपन अपनी फैमिली से, कंट्री से जुड़े हुए हैं, हम अच्छा करेंगे उसका इम्पैक्ट फैमिली कंट्री पर अपने आप आ जाएगा।
अगर हम बुरा करेंगे उसका इम्पैक्ट भी फैमिली कंट्री पर अपने आप आ जाएगा। अच्छा करेंगे अच्छा आएगा, बुरा करेंगे बुरा आएगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई क्या? और आज के टाइम बेटा कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ये बात तुम भी मानते हो। हमारे टाइम तो 12th पास करके 1-2 साल निकल जाते तब पता चलता था सिलेबस क्या होता है। सच है ये, 1-1, 2-2 साल निकल जाती तो क्यों? 12th गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते थे। जब हम बोर्ड की बुक्स वापस बेच के आते थे, दुकान शॉप वाला यही कहता था कि तुमने नाम लिख के गलती कर दी, वरना पूरे पैसे दे देता मैं। बात समझ में आ रही है क्या? न टीचर पढ़ाते थे, आके मिराज लगा के आराम से बैठ जाते थे, हम भी आराम से, कोई बात है, कैसे न कैसे चला जाता था। तो 11th-12th की फिजिक्स मुझे आज भी याद है, फिजिक्स वाले सर SK कौशिक सर, आराम से टीचर स्टैंड फिजिक्स की बुक लिख ली, ओम्स लॉ, गाउस लॉ, सारा थ्योरेटिकल चला हमारे। नेक्स्ट लाइन लिखो, ओम्स लॉ, गाउस लॉ, एम्पियर लॉ, सारे थ्योरेटिकली चले। केमिस्ट्री में ज्योतिराम स्वामी जी, CH2NH2 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 CH2NH2, एक हाथ में चौक एक हाथ में डस्टर। हम ऐसे करते CH2, जब तक CH2 देखते NH2 हट जाता, NH2 देखते CH2 मिट जाता। बात समझ में आई क्या? सर इंसान पढ़ता क्यों है? वाह बहुत बढ़िया, इंसान पढ़ता क्यों है? बात समझ में आई क्या? तो स्टडी एक ऐसी चीज है बेटा जो तुम्हें रियल दुनिया में लेके आती है, बात सच है। बात समझ में आई क्या? स्टडी एक नॉलेज एजुकेशन, तो सबसे बड़ी बात तो स्टडी में बेटा ऐसा नहीं कि तुम खाली सिलेबस का ही पढ़ो, फिलहाल तो खाली सिलेबस का ही पढ़ो ठीक है, फिलहाल खाली सिलेबस का पढ़ो, लेकिन पढ़ना सब कुछ चाहिए। जब भी तुम्हें जहीं से भी जैसे मौका मिले, जब तुम मान लो डॉक्टर इंजीनियर का टैग लगा लो, उसके बाद जहाँ भी तुम्हें जो भी सीखने को मिले अच्छा नॉलेज, मैं सोशल साइंस की हो, साइंस की हो, रिलीजन की हो, हर चीज़ पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना चाहिए, वो इंसान की सोच को ब्रॉड कर देता है बेटा। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अरे जो मुगल एम्पायर था, अकबर था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, खुद अनपढ़ था, लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो उसके जो मान लो एम्पायर बेटा, उसके जो साम्राज्य में क्या थे, एम्पायर थे, बोलते हैं नवरत्न, उसने पढ़े लिखे लोग बना रखे थे, लाइब्रेरी वगैरह थी, खुद पढ़ा लिखा नहीं था, उनसे सुनता था। धोनी ने तो नहीं पढ़ा, धोनी ने नहीं पढ़ा, बिल्कुल बेटा, ऐसे तो सचिन ने नहीं पढ़ा। ठीक है, इस बच्चे ने कहा धोनी तो नहीं पढ़ा, बिल्कुल बेटा बात सही है। या तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि मैं रियल में इस फील्ड में करके दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? या तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन बीच में लटक जाए। या तो अपना फिक्स होना चाहिए, मुझे इसमें जाना तो इसमें जाना है। धोनी हो चाहे सचिन हो, सचिन वही बात है, 10th की एग्जाम से पहले ही खेलने चले गए थे। उनका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उनके फादर ने साइन किया था, 15 साल के थे। ठीक है, आमिर खान है, बताते हैं कि आमिर खान ने 10th पास करती है स्कूल छोड़ दी, घर वालों ने कहा आगे पढ़ाई तो करो, बोले मेरी असली पढ़ाई अब स्टार्ट होगी, मेरे को इस फील्ड में आना है तो इस फील्ड में आना है। या तो तुम्हारा फोकस ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आई? या फिर 1-2 साल बाद खुद ही कह दो कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। मज़ा एक बार मेरे जानकार है, प्रिंस की साइड है, वो आंटी जी है, पहले मैं कभी रहा हुआ था उधर उस तरफ, तो उनका लड़का था मंजीत, तो वो लास्ट ईयर आया जब अपनी कोचिंग स्टार्ट की, तो आंटी जी ने कहा कि ये पढ़ता तो है नहीं है, तो उसको तेरे साथ रख, पैसे वैसे मत देना, कुछ भी काम करा तो झाड़ू लगवा ले इससे, और तेरे जैसा बना दे, तेरे साथ रख। मैंने आंटी जी नहीं, किसी और को देता हूँ, इसको दे दूंगा, थोड़ा खर्चा पानी तो देना ही पड़ता है बच्चे को, बच्चा पूरा दिन करेगा। उस लड़के को पढ़ता नहीं था, काफ़ी समझाया भी था, फिर उसने एक बात की, बोले भैया मेरा खेलने का मन है, तो टीम के सिलेक्शन के लिए कुछ मैच होंगे, मेरा खेलने का मन, आप कहो तो मैं चांस ले लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगो यहाँ पानी पकड़ाने का काम तो कोई भी कर लेगा, अगर तेरे मन में है कि मुझे खेलना है तो ज़रूर जा बेटा। मैंने पैसे देकर उसे भेजा, मुझे जा तो खेलने जा, अंकल आंटी से मैं बात कर लूँगा। उनको बात करके मैंने मनाया, बोले आकिब इसे क्यों भेज रहे हो? मैंने कहा आंटी कोचिंग में काम करना है, ये तो 1 साल बाद कर लेगा, काम तो 1 साल बाद कर लेगा, लेकिन बाद में इसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि क्या पता मैं खेलता तो ये हो जाता, ये करता तो वो हो जाता। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे का सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एज है, ये एज निकल जाएगी, बाद में कुछ अपने मन की कुछ नहीं कर पाएगा। एक लड़का आया था मनोज, मेरा पुराना स्टूडेंट था, नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ, घर वालों ने कहा अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल, ऐसे कर वैसे कर, कुछ भी कर, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मतलब तू तेरा जाने तेरा काम जाने। वो मेरे पास आया, बोल सर मैं कोई भी कोचिंग का काम कर लूँगा, मुझे अपने पास रख लो।
यार तू मेरा पुराना स्टूडेंट है, मुझे अजीब भी लगेगा, वो तो ऐसे पैसे ले लेना खर्चे के, मैं दे दूँगा तेरी पढ़ाई के। बोले नहीं सर मैं आपके पास यहाँ ही रहूँगा। तो कोचिंग में रहा था। फिर रीट की एग्ज़ाम की डेट आ गई, अप्रैल में अनाउंस हो गई थी। तो मैंने पूछा मनोज की रीट का बेटा फॉर्म भरा है ना? बोला हाँ सर भरा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पैसे तो ले जाना ऐसे ही है, मैंने रूम पे बैठ के तैयारी कर बेटा। बोले सर क्यों? मैं यहाँ पानी पकड़ाने का काम तो कोई भी कर लेगा, चाय पानी का काम तो, समझ रहे हो? अगर ज़िंदगी में कुछ बन सकते हो तो बनो। अब समझ में आ गई? ये तो लास्ट ऑप्शन है कि किसी के नीचे नौकरी करना, ये करना। तो पढ़ते क्यों है? एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन हमें क्या करती है? हर टाइप का नॉलेज दे देती है, चाहे मार्केट का नॉलेज हो, दुनियादारी का नॉलेज हो। हाँ वैसे बात ठीक है, दुनियादारी की नॉलेज तो ठोकरे खाने से आती है। हम सोसाइटी समाज के बीच में कितने रहते हैं, लेकिन समाज के बीच में हम काफ़ी बातें ऐसी होती है जो जैसी होती है उसको रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और सच बात यह है, साइंस को एक्सेप्ट करना। एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़र्क क्या आता है? साइंस को एक्सेप्ट करना। बात समझ में आई क्या? यहाँ पैर मत रखना, इस तरह मुँह करके मत सोना, ये करोगे तो ये हो जाएगा। इंसान इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। समझ में आ रही है ना? पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं नेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, वही बात है, कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए हर रिलीजन ने अपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन बिना एजुकेशन के हम उनमें इतना बंद के रह गए हैं कि वही बात है, इंसानियत को ही भूल गए, नेचर को ही भूल गए। वो एक फ़ोटो तुमने देखी होगी, एक तो इटली की वेनिस नदी उसकी आई थी, इटली की नदी की आई थी, रिवर की आई थी, एक अपनी गंगा नदी की आई थी। वो रिवर जो इतनी साफ थी, उसने कंपेयर कर रखा था कि रिवर को रिवर मानने वाला देश और रिवर को माँ मानने वाला देश। अपनी जो गंगा रिवर है, कितनी बुरी हालत थी। बात समझ में आ गई? एजुकेशन का सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? इस धर्म के अंधकार से ऊपर उठना। बात समझ में आई क्या? जो जितना ज़्यादा रिलीजियस होता है, बात सही है, उतना ज़्यादा हार्मफुल होता है। सच बात ये है। रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ह्यूमैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी जगह सब सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमैनिटी। एजुकेशन तुम्हें ये सिखाती है। सच बात ये है। बात समझ में आई क्या? अगर किसी पे ले लो बेटा, जो वही बात है, हाँ जादू में केमिस्ट्री छुपी है, हर जादू में केमिस्ट्री छुपी है, फिजिक्स और बायो भी छुपी है, लेकिन वो फील्ड तक नहीं होने देते। और तुम देखते हो बेटा, कोई भी हो जो अनपढ़ होते हैं, पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स, उनको घर आके कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, होता नहीं होता? और वही कोई एजुकेटेड हो, उनके घर में कोई एंटर हो गया, उनसे मेरे गांव का केस आया था, नेकलेस ले गई एक लेडी किसी के घर में जाके कि मोदी जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, चलो आपको झुंझुनू जाके पैसे दिला देती हूँ। गाड़ी बिठा के उनके पैसे भी, उनके नेकलेस भी निकला लिया कि आप चलो मैं बाइक पे आ रही हूँ। अनपढ़ थे इसलिए बातों में आ गई। पढ़ना जरूरी क्यों है? समझ में आ गया? दुनियादारी का क्या भाव है पता चल जाता है। और बस एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा साइंस में एक्चुअल में रियलिटी नेचर में क्या है, नेचर को समझना, रियलिटी को समझना, और थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को टच करना। क्योंकि एक बात सच है ये, अपन अगर एजुकेशन नहीं ले, खाली अगर अपन जैसे रिलीजन है उनकी बुक अगर पढ़े तो नो डाउट उनमें कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन जो उसका एडवर्टाइजिंग करने वाले क्या कहते हैं, हिंदू कहेगा हिंदू बेस्ट है, मोहम्मडन्स कहेगा मोहम्मडन्स बेस्ट है, क्रिश्चियन कहेगा वो बेस्ट है। लेकिन एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है वो तुम्हें ये सिखाती है कि ह्यूमन सबसे बेस्ट है। बात समझ में आई क्या? ये सब कैटेगरी अपन ने बनाई हुई है, तो बात समझ में आई क्या? साइंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि मोहम्मडन्स का जन्म भी वैसे होता है, क्रिश्चियन का वैसे होता है, हिंदू का वैसे होता है। ये ठप्पा तो बाद में अपन लगा देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, होता नहीं होता? तो एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। इन बच्चे ने बहुत ब्रॉड लेवल अपनी, हम पढ़ते क्यों हैं? तो पढ़ाई बेटा वही बात है, धोनी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ूँ नहीं, धोनी ने 7 साल लेके चला, लेकिन उसका ये था कि तुम्हारा से ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है उस तरफ जाओ। सीधी सी बात है। अगर तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि मुझे सिंगिंग में जाना है, सिंगिंग में जाओ। फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में आओ। फुल इंटरेस्ट है मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में करो। मैंने तो, मुझे कई बच्चे कहते हैं पुराने स्टूडेंट मेरे,
कि सर हमें इतना समझाते हो कि शायद आपके घर में तो कई बच्चों ने मैथ बायो ले रखी होगी। मैंने कहा सब कचरा है, किसी ने नहीं ले रखी है। उनमें आज तक मुझे पता ही नहीं है वो, उनकी एज में मैं था 15-20 साल का, मुझे नींद नहीं आती थी कई कई रात, सोचता था मुझे करना क्या है, कुछ ऐसा करना है, घर वालों के लिए ये करूँ, मम्मी पापा के लिए करूँ, परिवार पूरे परिवार के लिए ये करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। उनका कोई सपना ही नहीं है, खाते पीते सोते मोबाइल चलाते हैं, टीवी चला के सोते उठ जाते हैं। ऐसा नहीं बेटा, इंसान बनो और अलर्टनेस होनी चाहिए। इस एज में तुम्हें ऐसा फायर होना चाहिए कि यही तुम्हारी एज है बेटा जिसमें नए नए आइडियाज आने की। ठीक है, टेट में हमारे मैथ्स के टीचर ने पूछा था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एजुकेशन ये नहीं कहती बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, एजुकेशन बस ये कहती तुम्हें दुनियादारी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए ताकि किसी वे में आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। आपको खुद को आइडिया होना चाहिए एक्चुअल में ये बोला है, ऐसा क्यों बोल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अकबर की सक्सेस का रीज़न यही तो बताते हैं कि उसे एजुकेशन की पावर पता थी। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब भी टाइम मिलता था तो उसके आसपास जो उसके थे, उसके एम्पायर में उसके जो सोल्जर्स थे, खासकर तानसेन जो है, मान सिंह सब थे, उनको बुक्स लेके बिठा देता कि मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ कौन सी बुक में क्या लिखा है, और अच्छी अच्छी बातें वो गेन करता था। बात समझ में आई क्या? ये उसकी सक्सेस का रास्ता बेटा। बस रिलीजन नो डाउट अच्छी बातें सिखाते हैं, खाली उसी में बंद के रह जाएंगे ना, वो अपन को कभी ऐसा नहीं है कि मान लो ठीक है अपन को रियलिटी से एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक चीज़ में बंधा हुआ ना बहुत बुरी बात है, चाहे किसी भी ले लो, हम हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, रियलिटी पे चलो हमेशा। ठीक है, तो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, बात एजुकेशन में घूम फिर के कहने का मतलब बेटा अपने इस फील्ड में अपन आए हैं तो अपना एक एक सेकंड इसी फील्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, अपना एक एक सेकंड इसी फील्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, आगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मान लो कि हम कभी टीचर बनना चाहते थे क्या, भाई लगे इस फील्ड में आ गए, लेकिन जिस दिन टीचर बने उस दिन कभी ये नहीं सोचा उसके बाद कि टीचर क्यों बन गए, टीचर क्यों बन गए, ऐसा नहीं सोचा। बस ये था कि ये ज़िंदगी है, भाई लग इसमें आ गए हैं, अब ज़िंदगी यही है। बस हमारे साथ जो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ाना, गाइड करना, मोटिवेट करना, समझाना, हर काम वो करेंगे जो एक बच्चे को सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है, जो हमें नहीं मिला। बस बात ख़त्म, और क्या चाहिए। तो अगर स्टीव जॉब्स से पूछा कि आपका एप्पल का जो भी प्रोडक्ट आता है वो मार्केट में ब्लास्ट कर देता है, ऐसा आप क्या करते हो उस प्रोडक्ट में, तो स्टीव जॉब्स का एक ही स्टेटमेंट है कि मैं किसी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये इसको क्यों बना रहा हूँ या जो बना रहा हूँ वो सही है गलत है, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया उसके बाद मेरी पूरी एनर्जी, मेरा पूरा फोकस उसी पर होता है, मैं अपनी पूरी जी जान उस पर लगा देता हूँ। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना, किसी भी रिजल्ट का तुम्हें शानदार आउटपुट चाहिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है बेटा इसका। खुद को झोंक दो उसमें, खुद को उसमें इन्वॉल्व ऐसे करो, खुद को डुबो दो, क्योंकि रिवर के एज पे बैठ के बेटा कोई तैरना नहीं सीख सकता। अंदर डूब जाओ, हाथ पैर मारो, तब सीखोगे। किसी भी फील्ड में तुम आ गए, अपन भी ले लो, मान लो कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने आते हैं, सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं क्या? नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन का हर जगह अप्लाई होता है। तुम फिट हो तो ही सर्वाइव कर पाओगे। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो पोटेंशियल चाहिए तुम में है, तो ही तुम बन पाओगे, अदरवाइज तुम्हारी जगह कोई और बन जाएगा। अरे बहुत टाइम पहले बेटा बड़े बड़े एनिमल्स थे, डायनासोर वगैरह अपन पढ़ते हैं, टाइम के साथ खत्म क्यों हो गए? नेचर के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाए, सीधी सी बात है, एडजस्ट नहीं कर पाए। जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे बेटा वो तो मिट्टी के नीचे दब गए, बच गए कैसे न कैसे, लेकिन कितने पावरफुल एनिमल से खत्म हुए नहीं हुए, बस बैलेंस नहीं बना पाए। सिंपल सी बात यही है। तो हम जहाँ हैं जैसे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हर बच्चे के दिमाग में यही होना चाहिए, ये जो तुम्हारा टाइम है बेटा, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ बेटा तुम गोल्डन एरा में जी रहे हो, सच है ये, गोल्डन एरा में जी रहे हो। फिर तुम्हारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स सब तुम्हारे लिए जी जान लगाते हैं, सच बात ये है। हालांकि दुनिया काफ़ी बदल भी गई है, बहुत सारे लोग सेल्फिश भी होते हैं, सच बात ये है, लेकिन फिर भी तुम उस गोल्डन एरा में जी रहे हो जहाँ के, मैं मेरी बात सब टीचर्स ऑलमोस्ट आज के टाइम के है ऐसे
जो बच्चों से फ्रेंडली है। हमारे टाइम में हमें याद आता है, हमें तो पता ही नहीं था कि कभी टीचर से बात भी करते हैं क्या। कई चीज़ें तो एग्ज़ाम के बाद हमें पता चलती थी। ये तो सिलेबस, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो हमें पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन इतना भी हमें नहीं था कि सर को हम पूछ सके कि सर ये कैसे बताया, ये कैसे होता है, ये क्यों नहीं बताया। क्वेश्चन बैंक तो दूर की बात है, कभी टेस्ट पेपर देख के कोई डाउट पूछ भी लिया, अरे बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं है, बैठ जा, बात खत्म। इतने मोरल डाउन हो जाता है बंदे का। फैमिली मेंबर्स अनएजुकेटेड थे, उनको कुछ कह नहीं सकते थे, उनको क्या कहें, वो की बात कहते बेटा हमें क्या पता। अब जैसे वही बात है, इस बच्चे ने कहा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फैमिली मेंबर से कुछ कहते थे कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, उनका जवाब क्या होता था कि हमें क्या पता बेटा, हम तो अनपढ़ है, हम तो पैसे दे सकते हैं तुम्हें। तो जैसा था, बच्चे ने पूछा फिर कैसे करते, फिर कैसे करते, टाइम निकलने के बाद फील होता था कि यार ये क्या गलत था। आप समझ में आई, ये क्या गलत था। एक बार पीएमटी का पेपर दिया, पहले आरपीएमटी होती थी राजस्थान स्टेट वाइज, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, पर मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था पेपर तुम्हें करना कैसे। फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करी और 50-50 क्वेश्चन आते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 100 बायोलॉजी। फिजिक्स के सारे सही थे, पेपर शानदार था, फिजिक्स के सारे सही थे। लेकिन उन 50 क्वेश्चन को करेक्ट करने के चक्कर में मैंने 90 मिनट्स लगा दी, 1.5 घंटा। पूरे पेपर का टाइम था 3 आवर्स। फिर भाग से करके 1 घंटे में बायो करी, 20-30 मिनट में केमिस्ट्री करी, और शायद 1-2 क्वेश्चन और हो जाते तो मेरा काम हो जाता। नॉर्मल सी बात है, हमने चीज़ें ठोकरे खा खा के सीखी है कि नहीं यार ये जो किया गलत था। कभी कॉन्फिडेंट हुए तो भी खुद को खुद मेंटेन किए, कभी डिमोरलाइज हुए तो भी खुद को खुद नहीं संभाला कि नहीं यार देखा जाएगा। बस एक ही बात थी, चलो ठीक है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, रुकना नहीं है। किसी टेस्ट में या एग्ज़ाम में फेलियर थे तो भी खुद को खुद ही संभाला, कॉन्फिडेंट थे, अच्छे थे तो भी खुद को खुद ही संभाला, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते, अगले दिन में ज़रूर करेंगे बेटा, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये टाइम यही तो है, ये तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने लिए जी सकते हो, लेकिन 5 साल बाद तुम अपने लिए नहीं जी पाओगे बेटा। बच्चा कहेगा सर किसके लिए जिएंगे सर, तुम्हारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक तो खुद के लिए जीना, एक फैमिली के लिए जीना। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ बेटा, ज़िंदगी में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ऊपर होता है अपना कंट्री, उसके बाद होती है अपनी फैमिली, उसके बाद होता है अपना कैरियर। बच्चे सोच रहे हैं सर रिलेटिव फ्रेंड कहाँ गए, सब बकवास है, सच है ये, रिलेटिव फ्रेंड सब बकवास है, ये सब खाली बोलने की बातें होती हैं, कहने सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। 3 ही चीज़ों को मैं हमेशा रखता हूँ सीक्वेंस पे, कंट्री, कंट्री पर कोई बात आती है बाकी 2 को भूल जाओ, फैमिली कैरियर को। फैमिली पर कोई बात आती है, और फैमिली भी खासकर पेरेंट्स, ऐसा नहीं ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, उसके फूफा जी, उसके नाना जी, उसके काका जी, सच बता रहा हूँ मैं, बाकी को 1% पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कहेगा सर भाई बहन कहाँ गए, भाई बहन भी 5-10 साल सेट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सक्सेस अनसक्सेस का टैग है पूरी जिंदगी, या तो पेरेंट्स को झेलना पड़ेगा या तुम्हें झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले अपनी कंट्री, फिर अपनी फैमिली। कंट्री पर बात आती है तो कैरियर और फैमिली को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली पर बात आती है तो कैरियर को भूल जाओ, और कैरियर पर बात आती है तो बाकी रिलेटिव और फ्रेंड्स को भूल जाओ। बात समझ में आ रही है क्या। बस यही चीज़ है बेटा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला 5 साल बाद, चलो कंट्री के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन 5 साल बाद तुम्हारे पास ये कंडीशन होगी, एक तो फैमिली के लिए कुछ करना। अगर तुमने बड़े बन के जन्म लिया है, घर में बड़े बेटे हो, बड़े बेटे बड़ी बेटी हो, तो नो डाउट तुमको नहीं चाहते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ अगर छोटे हो तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो चुकी है। मेरे पे ले लो, मेरा छोटा भाई है जब तक वो मेच्योर हुआ तब तक तो मैंने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उस पर क्या टेंशन आई। जब वो टेंशन लेने का टाइम होगा, ठीक है, उसकी शादी का टाइम हो जाएगा, ठीक है, अपने बीवी बच्चों की टेंशन लो, सच है ये। लेकिन बड़ा जो होता है, बड़ा बेटा बड़ी बेटी, उसको माँ बाप, भाई बहन, अपने खुद के भाई बच्चे जो भी होता है, सबकी देखनी पड़ती है, ये सच है ये, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद आपको फैमिली के लिए नहीं चाहते हुए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास टाइम है बेटा, खुद के लिए भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है।
तो मस्त रहो बेटा, जी जान लगा दो। ये जो टाइम मिलता है एक एक मंथ काउंट करते जाओ। आप जुलाई में आए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आधा अक्टूबर, यानी आपके 3 महीने तो लगभग निकल चुके हैं बेटा, ठीक है ना। 3 महीने तो ऑलमोस्ट आपके निकल चुके हैं, और करते करते आधा सेशन वैसे निकल गया था आपको पता कोरोना के चक्कर में। तो ऑलमोस्ट अगर मई आप लेके चलो, मई 2023, ठीक है, मई 2023 लेके चलो, तो वहां से काउंट कर लो आपके पास टाइम कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 16 मंथ्स होंगे लास्ट, ठीक है। तो जो नॉर्मल अपन 24 मंथ्स काउंट करके चलते हैं उसमें मेरे पास 16 मंथ ही है। तो इन 16 मंथ को मुझे ऐसे स्पेंड करना है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे खुद पर प्राउड हो, ठीक है ना, कि यार वास्तव में मैंने उस टाइम का बढ़िया से यूटिलाइजेशन किया था। क्योंकि तो टाइम एक ऐसी चीज़ है बेटा, हाथ से निकल गया तो निकल ही गया, ठीक है ना। तो ये मान के चलना। खासकर कई बच्चे होते हैं कि सर उसकी शादी में गया था, मैंने कहा बेटा किसी की शादी किसी का तलाक तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। जो रिलेटिव जिनकी शादी में हम 2-2, 5-5 दिन खराब कर देते हैं, 10 साल बाद वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी शादी में इसने 5-7 दिन खराब कर दिए थे इस वजह से 1 नंबर से रह गया। वही सबसे ज़्यादा चौंच मारेंगे कि तेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ। उठते बैठते 2-2 बार तुम्हें पूछेंगे, जाते हुए भी आते हुए भी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मान के चलना। मैंने 3 नाम इसलिए बोले, कंट्री, फैमिली, कैरियर, ठीक है। बाकी चौथा नाम से हटा दो, सीक्वेंस से हटा दो कि ऐसा कोई होता भी है क्या, कुछ नहीं है, कैसे नहीं है। तो मस्त रहो बेटा, लगे रहो, तो जी जान लगा दो बेटा। ये टाइम बचा है जो मेरे पास, मेरे 2 ईयर्स का टाइम, ऑलमोस्ट 2 सेशन मेरे पास है 11-12 के, उनको मुझे ऐसे स्पेंड करना है कि अगली 2 साल बाद मेरा खुद का कोई स्टैंड हो कि मैं ये हूँ। मेरे साथ वही बात है, नाम क्या आगे, डॉक्टर या इंजीनियर का टैग हो, ठीक है। लगे रहो बेटा, जी जान लगा दो। चलो बात स्टार्ट करते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? आपस में 5-10 मिनट बेटा गप्पों में टाइम स्पेंड करनी होता है, कुछ ना कुछ इसका फायदा उठाया करो बेटा। हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक उसके बेटा ये टाइम थोड़ा पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो बेटा, इसका जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। एक तो मैंने कई बच्चों से कहा भी था बेटा, जैसे उस बैच में मैंने बात की, मैंने बच्चों से पूछा बेटा कितनी देर पढ़ते हो, तो नो डाउट बेटा बिना प्लानिंग के काम करोगे उसका आउटपुट ऐसा ही आएगा। बेटा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं? एक भी नहीं करता। प्रिंस, छवि, अभिषेक नहीं कर पाते इन दिनों, पहले करते थे, पहले का बचपन में नींद ही नहीं आते। अनुराग नहीं कर पाते, क्यों? नींद ही नहीं आती, ठीक है। ध्यान नहीं करते बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर मेंटली वर्क करते हो उसको हमेशा 2 शिफ्ट में करो बेटा, ठीक है। मेंटली वर्क जब भी आप करते हो उसको हमेशा 2 शिफ्ट में करो, आउटपुट शानदार आएगा बेटा। जर्मनी है, जापान है, ये जो जितने इटली है, ये तो जितने कंट्रीज है मार्केट में, जितने भी अपन हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट देखते हैं, इन्हीं के क्यों होते हैं? बच्चा कहेगा सर वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, बात ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़बरदस्त है बेटा। इसका रीज़न क्या पता है? वहाँ पे हर सिस्टम में स्कूलिंग से लेकर बड़ी कंपनीज तक झपकी सिस्टम अलाउ है। समझते हो क्या? कि आधा घंटे का आपको लंच ब्रेक मिला है, तो उसमें 10 मिनट में आप लंच करो, उसके बाद जो आपकी चेयर है या स्कूलिंग में जहाँ आप बैठते हो वहीं उस चेयर पर या बेंच पर आप फैल सकते हो, यानी 10-15 मिनट झपकी ले सकते हो। वो ऐसी चीज़ है कि आपने 4-5 घंटे जो काम किया है उस पर आपका फोकस बढ़ा देगा। और अपने इंडिया में खासकर जो क्वालिटी होती है बेटा, ऐसा नहीं कि अपनी कंट्री की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है बेटा। अगर रियलिटी को अगर एक्सेप्ट करें, अपनी जो इंडिया के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है ख़राब क्यों होते हैं? मोर देन 90%। एक तो वही बात है, करप्शन तो है ही है। दूसरा रीज़न होता है प्रोडक्टिविटी। रीज़न क्या है? अपनी वही बात है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोई इंप्लॉय काम करते हो ये नहीं सोचता उसका रिजल्ट क्या आएगा। घड़ी देख देख के उबासी लेते लेते काम करता है। तुम भी जानते इस बात को कि कब 5-6 बजे मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो। बात समझ में आ रही है क्या? उनकी गलती भी नहीं होती, ऐसे नहीं मानो पूरे वही गलत है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया गधा मेहनत का।
कि तुम्हें 6 बजे तक वही बात है, यहाँ से हिलना नहीं है, आंखें भी आईलेसेस भी नहीं झपकानी है, पलक भी नहीं झपकानी है, तुम्हें लगे रहना है। वो चाहे उबासी ले लेकर वो काम करते रहे, उनको सोचने का उनको दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये जो प्रोडक्ट है कैसे बनेगा। सीधा फर्क किस पे पड़ता है? प्रोडक्टिविटी उस पर पड़ता है। तो जापान, जर्मनी, इटली, मैंने जो कंट्रीज बोले उनमें जबकि सिस्टम ये मस्ट है, ये रूटीन का है, रूटीन में इंक्लूड है, चाहे स्कूलिंग हो चाहे कंपनीज हो। उन पर मैं यही कहता हूँ, अगर अपन मजदूरी कर रहे हैं वो अपन पूरे दिन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं सीखना, यहाँ से उठा के यहाँ रखना, ये करना वो करना। लेकिन जब मेंटली वर्क करते हो, क्योंकि अगर हम बैठे हैं अपना ब्रेन उस चीज़ को कैच ही नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो खास कर ध्यान रखना। तो बच्चा कहेगा सर कैसे करें, तो कम से कम बेटा दोपहर में 1 घंटा ज़रूर सो। तो चाहिए दोपहर में 1 घंटा ज़रूर सो। अगर 1 घंटा सोने का टाइम नहीं मिल रहा तो आधा घंटा ज़रूर सो जाओ। ये 1 या आधा घंटा बेटा आपके लिए ऐसा बेनिफिशियल होगा कि रात को 12 बजे तक बेटा पूरी एफिशिएंसी से आप पढ़ सकते हो। आपका जैसे बैच होता है बेटा यहाँ पर जैसे 1 बजे स्टार्ट होता है, जो भी है आप दोपहर में खाना खा के कोई दिक्कत नहीं, 1 या आधा घंटा सो के ज़रूर आओ। टाइम ही नहीं मिलता, आधा घंटा लंच के टाइम आधा घंटा कैसे निकाल लिया करो बेटा, 15 मिनट आधा घंटा ज़रूर निकाला करो। रात को 12 बजे तक अच्छी एफिशिएंसी से बेटा काम कर पाओगे। और रात को खाना खाने के बाद जब पढ़ने बैठते हो तो ग्लूकोन-डी एक पाउडर आता है बेटा, बहुत इफेक्टिव आता है, ग्रीन कलर का जो आता है बॉक्स, बहुत इफेक्टिव आता है। वो 1 गिलास, ऐसा नहीं पूरा ही खा जाओ, 1 गिलास में अगर 2 चम्मच अगर डाल के पियोगे वो आपको 1-1.5 घंटे बेटा सच है, ये थकान फील नहीं होने देगा। ठीक है, आपको बूस्ट रखेगा वो। रियल है ये सब चीज़ें करके देखी हो हमने। रात को 12 बजे से 5 बजे तक सो जाओ बेटा, इतना ही होना चाहिए क्योंकि एक इनिंग में अगर सोओगे तो 8 घंटे से पहले आपको बॉडी उठने नहीं देगी। और फिल्म में देखे ना, पकड़ पकड़ के उठाते, कड़ कड़ ऐसे होता है, बॉडी वैसे करेगी 2 इनिंग में काम करोगे, इफेक्टिवली काम करोगे। हमेशा 2 शिफ्ट में काम करो। मॉर्निंग में जो भी आप करते हो बेटा, पढ़ना, स्कूलिंग का जो भी आप करते हो जो भी है, दोपहर में आते ही लंच करके आधा 1 घंटा सो जाओ, मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 30 मिनट्स। उसके बाद बेटा जो आपको करना है, क्लास अटेंड करनी है, पढ़ना है वो करो। शाम को 7 बजे क्लास अटेंड करके खाना खा के आप अगर 8 बजे भी पढ़ने बैठते हो तो 8 से लेकर 12 तक 4 घंटे अगर आपने पढ़ लिया आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है बेटा, अच्छी एफिशिएंसी जी। ठीक है, 12 बजे से 5 बजे तक आप उठ सकते हो, कोई दिक्कत, सो के 5 बजे उठ के आराम से अपना पढ़ने का, स्कूलिंग का जो भी है काम स्टार्ट कर सकते हो बेटा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, 5-7 दिन इस साइकिल को अप्लाई करके देखो बेटा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का खास कर ये ध्यान रखना, आपका खाने का, सोने का, पढ़ने का ये टाइम फिक्स होना चाहिए। एक अगर डिस्टर्ब हो गया दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक की वजह से बाकी डिस्टर्ब हो गए तो हमको पता ही है सत्यानाश होना ही है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो नो डाउट सबका लाइफ रूटीन है बेटा अलग अलग है। किसी बच्चे को आप में स्कूलिंग करना पड़ता है, किसी को क्या बिल्कुल करना पड़ता है बेटा। फिर भी लेकिन टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है, हमारी एफिशिएंसी अपने आप बेटा डबल कर देती है। संडे को देखते बेटा, जिस दिन फ्री होते थे संडे को वही बात अपन 10-11 बजे उठते थे, और वही बात है मुँह धोते थे तब तो दोपहर हो जाती थी। बाकी वर्किंग डेज में दोपहर तक तो अपना आधा काम करके आ जाते हैं, होता नहीं होता, खाली प्लानिंग का डिफरेंस है। संडे को कोई प्लानिंग नहीं होती कि मेरे को क्या करना है, कितनी बजे उठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ठीक है चल रहा है, 1 घंटा बैठ के निकाल दिया, 1 घंटा न्यूज़पेपर बैठ के निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अपनी कोचिंग में न्यूज़पेपर आता है, अपनी कोचिंग में क्या पिछले 10-12 साल से मुझे याद नहीं है कभी न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ाया गया। मोबाइल में न्यूज़ देख लेते हैं, इतना टाइम मिलता है, यही है बस। कोचिंग में आता है, न्यूज़पेपर के पैसे देता हूँ, दोनों न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन कभी याद नहीं बैठ के पढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं है कि अपने 1-1 घंटे बेवकूफ़ की तरह बैठ के निकाल दे, यही टाइम मिला, मोबाइल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, 10 मिनट में न्यूज़ देख लो, हो गया काम। तो सिंपल सी मैथमेटिक बताइए बेटा आपको, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करोगे आउटपुट बेटर आएगा। ठीक है, और नो डाउट बच्चा सुबह 5-6 बजे उठता है, रात को अभी शाम को क्लास होती है, उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो चाह के भी पढ़ नहीं पाता। लेकिन दोपहर में आपने खुद के लिए 1-आधा घंटा निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बुरानिया जी है, उनके लिए बताते हैं, जो गुरुकृपा के डायरेक्टर है, बताते हैं कि वो जैसी क्लास फ्री होती है मॉर्निंग शिफ्ट की 12 बजे, मैम को कॉल करके बोले करते हैं कि कोई रिलेटिव तो नहीं आया क्या। रिलेटिव नहीं आया हुआ है तो घर जाके खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करके आ जाते हैं। अगर कोई रिलेटिव आया हुआ है तो ऑफिस में सो जाते हैं।
फिर क्यों मंगवाते हो? क्या क्यों मंगवाते हो? क्यों मंगवाते हो? वो इसलिए मंगवाते हैं, कोई गार्जियंस वगैरह है, कम से कम वो तो बैठ के पढ़े। हर चीज़ का एक यूज़ होता है। हम अगर क्लास में हैं तो गार्जियन बेचारे 10-15 मिनट अगर बैठे हैं तो उनको ये नहीं लगे 10-15 मिनट क्या करे, कम से कम वो न्यूज़पेपर में उनका 5-10 मिनट टाइम उनको लगाए रखने के लिए, ताकि उनको कम से कम बोरियत फील ना हो कि सर बिजी है तो मैं क्या करूँ, वो क्लास में है तो मैं क्या करूँ, कम से कम वो न्यूज़पेपर पढ़ सके। ठीक है, इसलिए मंगाते हैं बेटा, समझ में आ गया? या किसी को आसपास वाले को पुराना न्यूज़पेपर चाहिए तो वो लेके जा सके, उनके लिए मंगाते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो आपको एक छोटी सी बात बताइए, खुद को बिजी रखो, लेकिन बिजी रख के भी तुम्हारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बेटर आउटपुट दे सकें, क्योंकि वही बात है, हमें गधा नहीं बनना, गधा मेहनत नहीं करनी। बात समझ में आ रही है क्या? हमें एक्यूरेसी वाला काम करना बेटा। रिजल्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी क्वालिटी की आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब हम गेन कर रहे हैं बेटा। कोई बकेट है, हमने नल ऑन कर दिया, 1 घंटे तक नल चालू कर रखा, बकेट नीचे से फूटी हुई है, कोई फायदा गया उसका? क्योंकि कुछ स्टोर ही नहीं किया, सारा वेस्टेज है। यही बात बेटा हम पे अप्लाई होती है। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, और हमने वही बात है, बच्चा कहेगा सर मैंने इतनी क्लास ली थी, इतना पढ़ा था, एग्जामिनर को किसी से मतलब नहीं है हम कितना पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमने गेन क्या किया है। तो हमें अपनी बॉडी को और ब्रेन को इस टाइप से रखना कि हम जो पढ़ रहे हैं बेटा कम से कम उसका आउटपुट आ सके। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सर सही है, एक दिन मुझ में भी हुआ था ऐसा, बॉडी ने जवाब दे दिया था तो मैंने गिव अप कर दिया ऐसे क्या? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपन क्या करते हैं, जो अपन सीख रहे हैं कम से कम उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर भी रहना है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम करेंगे बेटा, रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे नॉर्मली आता है कि कर तो दिया, रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कम से कम आपका ये जो डेली रूटीन है बेटा, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कम से कम दोपहर में लंच टाइम में अपने लिए मिनिमम 30 मिनट ज़रूर निकालो। आधा घंटा अगर सोओगे वो आपकी एफिशिएंसी को डबल कर देगा। रात को 11-12 बजे तक आप बाकी का आपका जो आधा दिन बच गया उसमें आपका रिस्पॉन्स शानदार आएगा। ये बात सच है बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेटा, सबका बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होता है, ये बात सही है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर सुबह नहीं उठा जाता, आई एग्री, लटके आते हैं, बिल्कुल बेटा, किसी को लटके आएंगे किसी को झटके आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। इस बच्चे ने कहा मेरे 11th की याद है, हम 11th में पढ़ने गए, छोटे छोटे बच्चे थे 50 साल पहले, तो 11th में गए तो किसी सर ने ज्ञान दे दिया। सर तो अपनी तरफ से बताते हैं कभी कभार कि 4 बजे उठ के पढ़ा करो, 4 बजे उठ के नहा के पढ़ोगे, एफिशिएंसी अच्छी आएगी। तो हमने 1-2 दिन अप्लाई किया, सर कह रहे शायद सही कह रहे होंगे। 4 बजे उठे, दिसंबर की बात है, ठंडे पानी से नहा के आए। हॉस्टल में कौन गर्म पानी देता था? आजकल फैसिलिटी बढ़ गई है, पहले कुछ नहीं था। ठंडे पानी से नहाए, आके जैसे नहा के टेबल पे बैठने पड़े, 4:30 वापस वहीं सो गए। 6 बजे जब नाश्ते के लिए बेल बजती थी चाय के लिए, तब उठते थे। 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन फील हुआ कि खाली उठ के नहाने के लिए उठते हैं क्या वो काम तो अपन 6 बजे ही कर लेंगे। तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, सबका अपना अपना है। मैं खुद पूरी रात पढ़ता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, सबका अपना अपना होता है। दिन से ज़्यादा आउटपुट मेरा रात को आता था। रात को खाना खा के 9 बजे बैठता था, 9 बजे से सीधा 2 बजे तक एक चाय पीता था ज़रूर, 2 से लेके फिर 6 बजे तक पढ़ता था। सबका अपना अपना है बेटा। सर क्या करें, इन दिनों विंटर में रात को भी जल्दी नींद आ जाती है। अरे बेटा ये तो पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है। बेटा एक बात ध्यान रखना, खास कर विंटर टाइम में बेड से दूर रहना, बेड से दूर रहना बेटा। बेड की तरफ चले गए तो 2-5 मिनट तक बाबा रामदेव बनोगे कि सो के पढ़ लूँ, ये योगा ठीक रहेगा, ऐसे कर लूँ ये ठीक रहेगा, और फिर आधे घंटे बाद वही बात है, बुक्स नीचे आप ऊपर, सीधी सी बात है। तो बेड से दूर रहना, ठीक है। अच्छे से बेटा वही बात है, कपड़े पहन के, शूज़ पहन के, और टेरिस्ट की तरह लपेट के, जो भी होता है मफलर वगैरह, वही बात है, मंकी कैप जो भी होता है, टेबल चेयर यूज़ करना, ये बात सच है बेटा। बेड से दूर ही रहना। बेड आपको बुलाएगा लेकिन जाना नहीं है, ठीक है। बेड पे सर्दियों में बेड पे चले गए, नो डाउट नींद आएगी ही आएगी। तो बेड से दूर रहना बेटा, टेबल चेयर यूज़ करने की आदत बनाओ, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी आप इस फेज़ में हो, कई सारी चीज़ें तो आप सीखोगे,
लेकिन बेड से दूर रहना है। और ये रूटीन ऐसा, किसी बच्चे को लेट नाइट स्टडी की आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी क्लासेज होती है उस हिसाब से वो कर सकता है कि रात को आराम से 2 3 4 तक पढ़ के सुबह 10 बजे तक उठ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मान लो, पर आपको स्टडी टाइम अच्छा आना चाहिए बेटा। कहने का मतलब 15 आवर्स तो आपकी स्टडी की आनी चाहिए। 15 आवर्स मैंने बोले हैं, कोचिंग, आपकी क्लासेज और सेल्फ स्टडी दोनों को मिला के मिनिमम 15 आवर्स तो आनी चाहिए बेटा। आप 15 आवर्स दे रहे हो और क्लास में खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आना अपन को कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं। क्लास में अपन को सीखने के लिए आना है, स्टडी करने के लिए आना है। ठीक है, अपन को सीखने के लिए आ रहे हैं, ये आपकी स्टडी में इंक्लूड ही है। अगर क्लास में आपने अच्छे से कर लिया बेटा तो घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ने वाली बात होती है। खाली न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, 2 मरे 4 घायल, पता ही है 2 मर गए 4 घायल हो गए। घर जाके वैसे ही होता है। अगर आपने अच्छे से क्लास में एफिशिएंसी से अपने पढ़ा है तो घर जाके खाली हेडिंग देखने की जरूरत होती है, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, सर ने ये बताया था, इसमें ये बात खत्म। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में खाली नोट्स बनाएंगे और घर जाके एक एक लाइन रटेंगे, उनको कॉपी में 2 घंटे लग जाते हैं। तो वही बात है, ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई एक दिन को 100 घंटे का तो बनाया नहीं, 24 आवर्स ही है, उसी को हमें मैनेज करना है। तो क्लास वाला ऐसे बढ़ो बेटा, 100% अगर ट्राई करोगे, एफिशिएंसी लगाओगे तो 90% तो क्लियर हो जाएगा। 5-10% डाउट है, जाके हम रिविजन करेंगे या सर से दोबारा डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बस। तो पढ़ने काम करने का तरीका, जहाँ अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी है तो काम करने का तरीका थोड़ा सुधारो। जैसे मान लो अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा, किसी काम को हम 2-3 बार कर सकते हैं कि पहली बार में सही नहीं हुआ दोबारा कर लेंगे, दोबारा सही नहीं हुआ तीसरी बार कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक बार में ही उस काम को ऐसे करे कि एक बार में करके ही उसकी एफिशिएंसी 2-3 बार के बराबर आ जाए। यस और नो, सबसे बेस्ट मेथड है बेटा ये। ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम अदर स्कूलिंग या कोचिंग की वजह से आप मान लो बिजी हो, टाइम आपके पास कम मिल रहा है, तो क्लास में आपकी एफिशिएंसी बेटा ऐसी आनी चाहिए कि घर जाके एक कॉपी में 10-15-20 मिनट में आपका काम हो जाए। ठीक है। और सबसे पहले कॉपी जरूर पढ़ो बेटा, सर ने ऐसे बताया, सर ने ऐसे बताया, ऐसा बोले ये करना, वैसा बोले ये करना, यही चीज़ें कॉन्सेप्ट बनाती है। क्लियर है। मैक्सिमम सब मिला के 2 आवर्स कॉपी में जरूर दो बेटा, मैक्सिमम 2 आवर्स। एक कॉपी में 30 मिनट्स, ठीक है, किसी में 20 भी लगेगी, किसी में 40, एवरेज 30 पर आ जाता है। एक कॉपी में मैक्सिमम 30 मिनट्स आपको देने हैं और ओवरऑल 2 आवर्स तो आपको कॉपीज में देने हैं, सारे कॉपी में। फिर देखो मुझे क्या कौन सा क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है, कौन सा क्या करना, फिर उनमें लग जाओ। तो बाकी के जो आप सेल्फ स्टडी के 6-7 घंटे जो भी निकाल पाते हो बेटा, बाकी के 4-5 घंटे में डेली क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे, काम हो जाएगा। 1 घंटे फिजिक्स का करोगे, 1 घंटे केमिस्ट्री का करोगे, 1 घंटे बायो का या मैथ का करोगे, जो भी करोगे, 1-1 डेढ़ घंटे टाइम स्पेंड करके 2 घंटे सभी कॉपी में आ गए, 4-5 घंटे 3 या 4 घंटे क्वेश्चन बैंक में आ गए, आपकी एफिशिएंसी बहुत शानदार होगी। और डेली अगर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने की हैबिट बना ली, एक्यूरेसी बहुत शानदार आती है। इस सर ने मुझे मोलर मास पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो, बात खत्म। हाथों हाथ पता चल जाएगा 2-3 दिन में मैंने क्या पढ़ा, इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बस। क्लियर है बेटा। ये हमें पूछ सकता है। तो मास और मोलर मास की अपन बात कर रहे थे बेटा। असाइनमेंट आप क्वेश्चन में आपको मिल गया होगा मोल वाला, तो पहला असाइनमेंट सोल्व कर लेना बेटा, मास और मोलर मास के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से कैसे करना क्या करना समझ में आ गया, यस और नो। ये थोड़ा सा आपको तरीका बताया बेटा कैसे करना क्या करना, और सब प्लानिंग के साथ काम करोगे तो एफिशिएंसी नो डाउट बेटर ही आएगी। और ऐसे गधा मेहनत करोगे, पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, कितना मुझे करना है, कैसे करना, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। क्लियर है। एफिशिएंसी प्लानिंग के साथ ही आती है बेटा, स्पीड अपने आप बढ़ा देती है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। और अपना पढ़ने का टाइम है थोड़ा सा बेटा ये सेट रखना। क्या क्या बेटा, स्टाइकोमेट्री अपनी बात की थी ना, रूल्स वगैरह सब कुछ लिख लेते ना इसके। स्टाइकोमेट्री क्या होती है, कैसे करना है इसको, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्टाइकोमेट्री के रूल्स क्या है। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपने स्टाइकोमेट्री की अपनी बात की थी, यहाँ तक बात समझ में आई थी, यस और नो। अरे यहाँ तक बात समझ में आई थी क्या, क्लियर है। चलो बेटा आगे बात करते हैं, आगे लिखो, लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ आयनाइजेशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ आयनाइजेशन, इसको दोनों इसी को बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ आयनाइजेशन। लिख लिए बच्चों? देखो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, अल्फा। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, अल्फा। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसी टर्म है बेटा कई सारे चैप्टर्स में यूज होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में चल रहा है, इसके बाद बेटा अपना चैप्टर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम इसके बाद वाला, उसमें भी यूज होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा। 3 चैप्टर तो मैंने 11th के बता दिए। फिर 12th में चलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होगा। फिर अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा, तो 2 चैप्टर मैंने वो भी बता दिए। बात समझ में आई क्या? यानी 5 चैप्टर में ये अल्फा यूज होगा ही होगा। कैसे करना है, क्या करना है बेटा, क्लियर है? बस सिंपल सी बात ध्यान रखना, परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी है बेटा समझ जाना अल्फा की बात कर रहा है। बात समझ में आई क्या? परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दे रखी है समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वो अल्फा की बात कर रहा है। क्लियर है? कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अरे कोई भी सबस्टेंस डिसोशिएट होता है तो कितना डिसोशिएट हुआ है, बात समझ में आई क्या, वो उसकी वैल्यू। या फिर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ आयनाइजेशन है, अगर मान लो कोई आयंस में कन्वर्ट हुआ तो कितना परसेंट आयन बना रहा है, कितना परसेंट आयनाइज हुआ है, उसकी वैल्यू भी क्या है, अल्फा है बेटा। समझ में आ गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ आयनाइजेशन दोनों का मीनिंग क्या है, अल्फा ही है बेटा। क्लियर है? तो क्या कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ है, द पार्ट ऑफ इनिशियल मोल और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज डिसोसिएटेड कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है बेटा? यानी क्या करेंगे, यानी रिएक्टेंट जो होता है बेटा उसके इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन का वो पार्ट जो डिसोशिएट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है बेटा। क्लियर है? ओके। रिएक्टेंट के स्टार्टिंग में कितने भी मोल आपने ले रखे हैं, स्टार्टिंग में इतने मोल थे, उसका इतना परसेंट पार्ट डिसोशिएट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे बेटा। क्लियर है? ओके। लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, द पार्ट ऑफ the part of initial moles, the part of initial moles or concentration of reactant the part of initial mole or concentration of reactant the part of initial mole or concentration of reactant which is dissociate, the part of initial mole or concentration of reactant which is dissociate, the part of initial mole or concentration of reactant which is dissociate called as degree of dissociation. The part of initial mole or concentration of reactant which is dissociate called as degree of dissociation. क्लियर है बेटा? रिएक्टेंट के इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन का वो पार्ट जो डिसोशिएट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है बेटा। क्लियर है? इसका देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू लिखा जाता है बेटा अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन सी, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन सी। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो अल्फा तो हमें पता है यहाँ पर क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स यहाँ पर क्या है बेटा, डिसोसिएटेड मोल्स और कंसंट्रेशन, यानी कितने डिसोसिएट हो चुके हैं, और सी यहाँ पर क्या है बच्चों, इनिशियल मोल और कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या कहा बेटा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दो, अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन सी, अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन सी। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स का मतलब क्या है, जितने डिसोशिएट हो चुके हैं। क्लियर है? और सी क्या है, इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा? इसके बेसिस पे बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अपन ने लिखा है एक्स अपॉन सी, तो एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अल्फा, यस और नो। अरे एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अल्फा, सी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आएगी बेटा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर इसका हमें यूज कैसे करना है, तो इसका आपको यूज कैसे करना है बेटा समझना है इस चीज को। इधर ध्यान दो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है a प्लस बी
ए प्लस बी इक्वल टू बना रहा है बच्चों सी। क्लियर है? ठीक है। आपसे बोला जाए इफ है, मैं इफ इसलिए लगा रहा हूं बेटा, अगर चल के आपको यही दे रखा, अगर ऐसा हो, ये ए के लिए है, इफ टी इक्वल टू जीरो पर, इफ एट टी इक्वल टू जीरो, यानी चल के दे रखा है कि टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में। क्लियर है बेटा? ठीक है, स्टार्टिंग में ए के हैं 5 मोल, बी के भी है 5 मोल, ये कितना हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिसोशिएट कौन होगा, रिएक्टेंट होगा बेटा। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये डिसोशिएट होके ही तो इसका फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब क्या करेंगे, एट टी टाइम, एट टी टाइम यानी टी टाइम पर, यानी कुछ टाइम बाद, टी टाइम का मतलब बेटा, ठीक है, यानी कुछ टाइम बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, एट टी टाइम, ये मान लो आपसे बोला जाए 3 मोल है, और ये है बच्चों 4 मोल बच गया, ये कितना है वो हमें मतलब नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके रेस्पेक्ट में आएगा बेटा, यानी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो यहां से क्या करेंगे, अगर बात करें बच्चों, देखो ए के रेस्पेक्ट में अल्फा ए, अल्फा ए का मतलब क्या है बच्चों, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी बच्चों, अरे ए के रेस्पेक्ट में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने अल्फा ए बोला है, वो क्या है, ए के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बच्चों, डिसोसिएटेड मोल या कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन। तो ये बताओ इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3/5 कर दूंगा क्या, 3/5 करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो? क्यों बेटा, 2 मोल डिसोशिएट हुए हैं, बिल्कुल बेटा। स्टार्टिंग में 5 थे, कितने रिमेनिंग है, टी टाइम पर ये कितने हैं, 3 मोल है, इसका मतलब 5 में से 3 बच गए, तो डिसोशिएट कितने हो गए, समझ में आ गया? फाइनल स्टार्टिंग में इतने थे, फाइनली इतने बच गए, 5 में से 3 मोल बच गए, इसका मतलब बाकी 2 मोल का क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए बेटा। क्लियर है? इसका मतलब कितने डिसोशिएट होंगे, 5 माइनस 3, इनिशियल मोल कितने हैं, 5 है, इसका मतलब 2 मोल डिसोशिएट हो गए, 2/5 मतलब कितना हो गया, 0.4। अगर परसेंटेज में करे बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 40%। बात समझ में आई क्या? अरे परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है। वैसे ही अगर हमें बोला जाए अल्फा बी, अल्फा बी की अगर हम बात करें बच्चों, अल्फा बी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका बेटा, बी का। तो बी के लिए क्या करूंगा, 4/5 कर देंगे, 4/5 कर देंगे, नहीं बेटा, हमें पता है स्टार्टिंग में कितने हैं 5, रिमेनिंग कितने हैं 4, इसका मतलब ये रिमेनिंग है, इसका मतलब बाकी 1 मोल कहाँ चला गया, डिसोशिएट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करके ये बताओ डिसोशिएटेड आएगा या नहीं आएगा। स्टार्टिंग में 5 था, टी टाइम पर 4 बच गया, तो 5 माइनस 4 कर दूंगा, मतलब बाकी 1 कहाँ चला गया, डिसोशिएट हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो क्या करेंगे, डिसोशिएटेड कितना है 1 मोल, इनिशियल कितने हैं 5 मोल, तो क्या करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा 0.2, और अगर परसेंटेज में बताना हो तो क्या करेंगे 20%। क्लियर है बेटा? जैसे बच्चे ने कहा सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, ये तो परसेंट में होता ना, बिल्कुल बेटा वही बात है, 100 से परसेंटेज में लिखे तो 100 से मल्टीप्लाई हमें करना ही करना है, तो 0.4 की जगह 40%, 0.2 को हमें 20% भी लिख सकते हैं। क्लियर है? पहले मैंने इसलिए नहीं किया था, जहां हमें यूज करना पड़ गया, सुन लेना, जहां हमें यूज करना पड़ गया वहां 40% को 40/100 लिख के 0.4 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर जहां हमें अल्फा यूज करना पड़ा वहां ऐसा नहीं कि 40 यूज करेंगे, 40/100। क्लियर है बेटा? 40/100, ये तो 100 के रेस्पेक्ट में है, एक्चुअल कितना है 1 के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं हमेशा। बात समझ में आई क्या? कैसे, ये फॉर्मूला वहीं से बनाया गया जो मैथमेटिक्स का अपना रूल होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो X डिसोशिएट हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 होती तो X/C डिसोशिएट हो जाता। क्लियर है बेटा? और अगर 100 होती तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? लिखो बेटा।
इससे पहले बेटा अनुराग कोई भी डाउट हो बेटा पूछ सकते हो, अलग से टाइम ले सकते हो बेटा, ठीक है। ओपी क्वेश्चन बैंक में तुम लेट आए थे, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। बाकी बच्चे तो पूछ ही सकते हैं, इन्होंने रेगुलर क्लासेस दी हुई है पूरी, तुम लेट आए थे, तुम तो ज़रूर पूछ लेना कहीं भी कोई डाउट हो तो। अपना स्कोर खराब नहीं होना चाहिए बेटा किसी वजह से। जितना भी टाइम चाहिए, जो भी डाउट हो बता देना कि सर ये समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब्जेक्ट में वो बता देना। चलिए बच्चों, चलिए क्या चलिए क्या चलिए। देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो नॉर्मली क्या करता है बच्चा, क्या करता है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा उसका अपोजिट होता है जैसा नॉर्मली हम सोचते हैं। बच्चा क्या सोचेगा कि सर मान लो 2a से क्या बन रहा है, b प्लस सी बन रहा है, 2a से क्या बन रहा है, b प्लस सी बन रहा है। तो देखो इसके अगर 2 मोल है, इसके अगर 2 मोल है, तो ये 1 और 1 आधा आधा बनना चाहिए क्या? नहीं बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट का डिसोसिएशन और जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज किसकी टर्म में होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की टर्म में होता है बेटा। किसकी टर्म में होता है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की टर्म में होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन है द डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट्स and formation of products always takes place in terms of stoichiometric coefficients of reactants and products। क्लियर है? कोई रिएक्टेंट है वो कितना डिसोशिएट होगा, क्लियर है, जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, वो हमें किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, उनके साथ में जो कोफिशिएंट्स लगे होते हैं बेटा, उन कोफिशिएंट्स की टर्म में वो डिसोशिएट और फॉर्मेशन होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है 2a प्लस बी इक्वल टू 3c, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हमें दी है बेटा, क्लियर है, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c। इफ अगर मैं बोलूं एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर आपसे बोला जाए a की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, c है बेटा, सपोज करो, क्लियर है, ये भी कितना है बेटा, c है, और ये स्टार्टिंग में कितना है, 0, क्लियर है। एट t टाइम है, एट t टाइम हमें पता है बच्चों ये कुछ डिसोशिएट हो जाएगा तो बाकी कुछ रिमेनिंग रहेगा नहीं रहेगा। सपोज करो डिसोशिएटेड मोल या कंसेंट्रेशन अपन कितनी लेते हैं बेटा, x, अरे x लेते नहीं लेते, x डिसोशिएट, कितना डिसोशिएट हो गया, x अमाउंट डिसोशिएट होगी बेटा, क्लियर है। तो क्या करेंगे, c तो था, x डिसोशिएट हो गया, क्या लिखेंगे, बच गया कितना, c माइनस एक्स, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना, एक को फिक्स कर लो, अब इसके कोफिशिएंट की टर्म में क्या करना है, बाकी को लिखना है हमें, कैसे बेटा, ये अगर 2 मोल, मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होना, ये किसकी टर्म में होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की टर्म में होता है। ओके, कैसे होता है, कैसे, ये अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना पार्टिसिपेट करेगा, 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा बेटा। कोफिशिएंट देखो इसके कितना है बेटा, 1, क्लियर है। ये 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना पार्टिसिपेट करेगा बेटा, 1 पार्टिसिपेट करेगा। ये अगर 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना करेगा, अरे 1/2 होगा, नहीं होगा, मैथमेटिकली कंपेयर कर रहा हूं बेटा, कि ये 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना करेगा, 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा। ये 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना करेगा, 1/2 पार्टिसिपेट करेगा। ये जितना पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, जितना डिसोशिएट हो रहा है माइनस हो रहा है, ये x डिसोशिएट होगा तो ये कितना होगा, 1/2x या x/2, यस और नो, बात समझ में आई क्या, वेरी गुड। तो क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, ये जितना पार्टिसिपेट करेगा b वाला a के कंपैरिजन में हाफ होगा, यस और नो,
ये 2 मोल है तो ये कितना मोल है बेटा 1 मोल, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, क्लियर है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल कहाँ है, मैंने क्या कहा था, कंपेयर करना, रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। याद है ना बच्चों, ये 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना करेगा बेटा 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा, क्लियर है। ये अगर 1 करे तो ये क्या करेगा 1/2, क्लियर है। ये x पार्टिसिपेट करे तो ये कितना करेगा x/2, बी वाला हाफ है या नहीं एक एक कंपैरिजन में, क्लियर है बेटा। इसका मतलब ये x/2 डिसोशिएट हो तो कितना रिमेनिंग होगा c माइनस x/2, यस और नो, यस और नो, क्लियर है बेटा। अब a के रेस्पेक्ट में c को कंपेयर करो, कैसे बेटा, a का अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करता है तो c कितना बनेगा, मैंने क्या कहा कोफिशिएंट की टर्म में डिसोसिएशन और फॉर्मेशन किसकी टर्म में होगा, कोफिशिएंट की टर्म में। ए का अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करता है तो सी कितना बनता है बेटा 3 मोल बनता है। ए का 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो सी कितना बनेगा 3/2। अरे मैथमेटिकली कंपेयर कर रहा हूं, ए का 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा सी कितना बनता है 3 मोल। ए का 1 मोल पार्टिसिपेट करे तो ये कितना बनेगा 3/2, यस और नो। ए कितना पार्टिसिपेट कर रहा है x, तो सी कितना होगा मल्टीप्लाई बाई एक्स, यस और नो, यस और नो। इसका मतलब बेटा ये कितना बनेगा टी टाइम पर 3/2x। समझ में आया मैंने कैसे किया, यस और नो। कोफिशिएंट की टर्म में एक को फिक्स कर लो पहले को, उसके बेसिस पे क्या करते हैं बाकी को कंपेयर करते हैं बेटा। समझ में आ गया। हमने क्या लिखा था अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा x/c, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c अल्फा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे c माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा c अल्फा, तो c माइनस c अल्फा, क्लियर है बेटा। ठीक है, यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा c माइनस एक्स की जगह क्या लिखते जाओ c अल्फा अपॉन में क्या है 2, क्लियर है। यहाँ भी बच्चों x की जगह क्या लिखते जाऊं c अल्फा, तो 3c अल्फा/2, यस और नो, क्लियर है बेटा। और ध्यान रखना अल्फा भी क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे इसी की टर्म में है। ये अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करता है तो ये 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा। ये अगर अल्फा% ब्रेक होता है तो ये अल्फा/2 होगा। जैसे ये 20% ब्रेक हो रहा है तो ये 20/2 यानी कितना परसेंट ब्रेक होगा 10% ही ब्रेक होगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। और वैसे ही ये अगर 2 मोल पार्टिसिपेट करता है तो इसका 3 मोल फॉर्मेशन होता है। ये अगर 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये 3/2 फॉर्मेशन होगा। ये कितना पार्टिसिपेट कर रहा है जितना माइनस होगा, ये सी अल्फा डिसोशिएट होता है तो ये कितना बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई सी अल्फा यानी 3/2 सी अल्फा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो एक बात ध्यान रखना स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या करते हैं रिएक्टेंट का डिसोसिएशन और जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि इधर 2 मोल थे तो इधर 2 ही बनना चाहिए टोटल, नो, इधर कितना है इधर कितना भी बन सकता है। किस पे डिपेंड करेगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म में, क्लियर है। एक के बेसिस पे मान लो ए है उसके कंपैरिजन में बी का कोफिशिएंट अगर डबल है तो डबल डिसोशिएट करेगा या डबल फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। अगर बी का कोफिशिएंट हाफ है तो ए के कंपैरिजन में बी क्या करेगा हाफ ही पार्टिसिपेट करेगा और हाफ ही डिसोशिएट होगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। ये बहुत शानदार बात है। देखो आगे क्वेश्चन सारे करने का बेसिस यही है बेटा कि कौन सा कितना डिसोशिएट होगा कौन सा कितना फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर सीधा हमें एक्स दे रखा है कि इतना डिसोशिएट हो जाता सीधा वही कर देंगे। अगर हमें परसेंटेज में दे रखा है कि जैसे आपसे बोला जाए इनिशियल मोल 5 है ये 20% डिसोशिएट हो जाता है तो फाइनली कितना बच गया, तो सीधा 5 माइनस 20 थोड़ी करूंगा मैं, पहले मैं क्या करूंगा बेटा अरे 5 का मैं 20% कैलकुलेट करूंगा, यस और नो। फिर कितना रिमेनिंग होगा फिर 5 में से माइनस करूंगा, यस और नो। तो हमें पता बेटा इसे अगर मैं करूंगा कितना आएगा अरे 5 माइनस 1 यानी कितना आएगा 4 मोल, यस और नो। ये 4 रिमेनिंग कब आया स्टार्टिंग वाला सी कितना है सी माइनस सी अल्फा, यही तो मैंने किया है। समझ में आ गया, यस और नो। तो अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो स्टार्टिंग में जितना है पहले उसका उतना परसेंट कैलकुलेट करोगे फिर माइनस करने पर रिमेनिंग वैल्यू आएगी, यस और नो। और आपको डायरेक्टली दे रखा सीधा डिसोशिएट दे दिया, स्टार्टिंग में 5 था 2 मोल डिसोशिएट हो गया, कितना रिमेनिंग है 3 मोल। समझ में आ गया। लेकिन हमें परसेंटेज में दे रखा है कि 50% डिसोशिएट हो गया, इसका मतलब ये तो 100 के रेस्पेक्ट में दे रखा है। स्टार्टिंग में कितनी मोल या कंसंट्रेशन है पहले उसका उतना परसेंट कैलकुलेट करो तब एक्चुअल वैल्यू आएगी, उसको स्टार्टिंग वाले में से वापस माइनस करेंगे, यस और नो, क्लियर है बेटा। पुट आउट लिखो बेटा स्टामा करके पॉइंट लिखो, लिखो इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस
the dissociation of reactant in chemical reactions, the dissociation of reactant in chemical reactions, the dissociation of reactant and formation of product in chemical reactions, the dissociation of reactant and formation of product is always takes place in terms of stoichiometric coefficients of reactants and products. Will always takes place in terms of stoichiometric coefficients of reactants and products. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, उसकी टर्म में होगा 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे कई जगह यूज होगा। क्लियर है? ये एग्जांपल लिखो बेटा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बेटा मोलर फर्स्ट असाइनमेंट कर लेना, मोलर मास वाला। ठीक है।